फर्स्ट है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त करा था? तो ये चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य कह लीजिए, इनकी सहायता से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो ये सेल्यूकस था। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये चाणक्य था। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से। ठीक है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, यह है इंडिका। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो ये मौर्य वंश ने किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका नाम था इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये है कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य एवं विष्णुगुप्त था। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ये मेगास्थनीज के। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना था बिंदुसार बना था। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत रहता था? तो ये बिंदुसार के दरबार में रहता था। पिंगलवत ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो यह शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मुगाली पुत्र तीस ने करा था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था और इसका जो वर्ष है 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करा था? तो ये हो जाएगा अशोक। ठीक है, अशोक ने। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा करी थी कलिंग में। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो ये बोध गया की। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्य अभिषेक के किस वर्ष में किया था? तो ये 10वें वर्ष में किया था। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्रारंभ हुई है? यह चंपारण से हुई है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो ये रुमनदेई नहीं है। नेक्स्ट है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, तो ये कुम्हरार पटना में स्थित था। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बतना कर सकता है? तो ये हो जाएगा एरियन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो ये फाहियान के बारे में। किस शासक ने गया के निकट बराबर के पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ और कर्ण। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने करवाया था। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है, तो ये दीदारगंज पटना से। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों को प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो यह है लोहानीपुर पटना में। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है किसने? मेगास्थनीज ने किया है। ठीक है,
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो ये हो जाएगा बिंदुसार। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था? तो ये हो जाएगा स्ट्रैबो ने किया था। यूनानी दूत डिमॉलकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो ये बिंदुसार के दरबार में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो यह है भाबरू स्तंभ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो ये आजीवकों ने किया है। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। ये कथन मेगास्थनीज का है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये सभी हैं। यह केंद्रीकृत था, प्रशासन तंत्र कठोर था, करों का बोझ अधिक था। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इनमें सभी है। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। ये सभी है। देवानाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? अशोक ने किया है। धम्म महामात के कार्य क्या थे? उपयुक्त सभी। धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण और जन कल्याण के उपाय। मौर्यकालीन प्रशासन में रज्जुक के क्या कार्य थे? ये सभी थे न्यायिक, राजस्व का विभाग और ग्रामीण प्रशासन। ये सभी इसके अंतर्गत आता था। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो ये कौटिल्य है, पाणिनि है और उपावर्ष। ये तीनों का नाम आता है। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं तो ये है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। ये बी इसका आंसर होगा। 1, 2, 3 सभी है। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो ये 9वें शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो यह है आर्थिक संकट। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मरणोत्तर बिहार देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो एक शुंग वंश का। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग का कार्यकाल कितना रहा? 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक। यहाँ ईसा पूर्व होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न करा था। तो ये पुष्यमित्र ने किया था। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया था। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये शुंग वंश के समय हुआ था। डेमेट्रियस जो था उसका आक्रमण जो हुआ था शुंग वंश के समय हुआ था पाटलिपुत्र पर। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित हुआ था, पुष्यमित्र ने किया था। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ है? तो ये कण्व वंश का हुआ है। ठीक है। कण्व वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की आंध्र सातवाहनों ने समाप्त करा था। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो ये मित्र वंश ने किया था। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो ये बोध गया से प्राप्त होते हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ये अश्वघोष को दिया था। ठीक है। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हर्जाने के रूप में वह वहां से अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले आया था। ठीक है। तो इसमें अश्वघोष भी था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताना है तो सबसे पहले हर्यक वंश हो जाएगा, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, कान्व वंश। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पाटलिपुत्र। कान्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था।
तो ये कब किया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। इसका है आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो ये अंग एवं मगध से। उपहारों में जिन की प्रतिमा तथा पद्य चिन्ह शामिल है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर